तो आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एक नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो आज हमारे पास है 2020 का गणित विषय का एमपी बोर्ड में आया हुआ पेपर। तो इसके ऑब्जेक्टिव के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका हम आज डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न जो दे रखा है वह सही विकल्प के चुनकर लिखना है। तो उसका जो पहला है वह दे रखा है कि हमें कि ये पद दे रखा है, इसमें जो समीकरण निकाई हमें दे रखी है उसका हमें हल बताना है कि इसका कैसा हल होगा। तो हम इसके आधार पर ही ये देख लेंगे कि इस प्रकार के और कितने प्रश्न बन सकते हैं। इससे 3 प्रकार के हल निकलते हैं, वो तीनों प्रकार के हल निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये हमारे पास जो पहला प्रश्न है, यह हमारी जो पाठ्य पुस्तक है गणित विषय की, उसका पाठ 3 है, यानी कि उस पाठ का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें हमारे पास 3 स्थितियाँ बनती है, 3 कंडीशंस बनती है। एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक तो हमारे पास यह बनता है। इसमें जो इसका हल निकलता है वह अंततः अनेक हल निकलता है। ये अंततः अनेक हल कैसे निकलते हैं? क्योंकि इसमें जो रेखा बनती है हमारी वह संपाती रेखा बनती है। संपाती रेखा हम किसे कहते हैं? जो कि यह हमारे पास एक रेखा और इसी के ऊपर एक और रेखा बनती है, उसे हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। मतलब कि उसके प्रत्येक बिंदु एक के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक ही बिल्कुल होते हैं, वह हमारी संपाती रेखा होती है। और जहाँ पर ये प्रत्येक बिंदु एक के बाद एक के साथ एक मीटिंग कर रहे हो, और किसी भी मीटिंग का हल क्या निकलता है? जितनी मीटिंग करेंगे उनके उतने ही हल निकलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसके अंततः अनेक हल निकलेंगे। उसी प्रकार इसमें हमारे पास दूसरी कंडीशन बनती है। इसमें एक संगत और असंगत वाली चीज़ होगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, परंतु अभी पहले हम ये हल देख लें और उसकी जो से रेखाएं बनेंगी वो देख लेते हैं। तो इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। और एक स्थिति हमारे पास बनेगी कि A1/A2 बराबर B1/B2, और यहाँ पे चिन्ह आएगा कि बराबर नहीं, और इससे आगे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि C1/C2 होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहीं से हमारा हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हल हमें मिलेगा वो मिलेगा अद्वितीय हल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेखा बनेगी वो बनेगी तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तिर्यक रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर टच होती है और एक ही बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है। तो यहाँ पे सिर्फ जब एक ही बिंदु पर निकलेगी तो इसका अद्वितीय हल यानी केवल एक ही हल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मीटिंग हो रही है, एक ही बिंदु पर, मतलब एक ही बिंदु पर दोनों रेखाओं के बिंदु कोइंसाइड हो रहे हैं या मैच हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही हल मिलेगा, यानी कि अद्वितीय। अद्वितीय किसे बोलते हैं? जो कि अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई ना हो, मतलब कि एक ही होता है सिर्फ, तो एक ही हल हमें यहाँ पे इसका प्राप्त होगा। वहीं अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हल मिलेगा वह कोई भी हल हमें प्राप्त यहाँ से नहीं होगा। इस कंडीशन से हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब वह कोई हल प्राप्त नहीं होता है, इसका कारण है कि यहाँ पे हमारे पास जो रेखा बनेगी वो समांतर रेखाएं बनेगी। और समांतर रेखाओं की क्वालिटी हमें पता है कि समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है जो कि एक दूसरे को कभी भी मैच नहीं होती। किसी भी बिंदु पर चाहे कितनी ही आगे तक इनको हम लेकर चले जाए, परंतु इधर भी लेकर जा सकते हैं, इधर भी, परंतु ये कभी भी आपस में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आता है जहाँ की ये मैच हो जाए, जैसे कि रेलवे की पटरियाँ। तो जब ये आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी मीटिंग करेंगी ही नहीं, तो इनका हल कैसे निकल पाएगा? इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो हमने इनकी 3 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन क्या रही है हमारे पास कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्योंकि इसमें रेखा बनती है हमारे पास संपाती रेखा, यानी एक के ऊपर एक ही रेखा होती है, तो उसका हमें मिलता है अंततः अनेक हल। वहीं हमारे पास दूसरी कंडीशन बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इसमें हमारे पास समांतर रेखा बनती है, अतः इसका कोई हल हमें नहीं प्राप्त होता। वहीं हमारे पास तीसरी कंडीशन बनती है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो इसका हमें प्राप्त होता है अद्वितीय हल, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेखा बनती है वह तिर्यक रेखा प्राप्त होती है। वहीं इसमें एक और कंडीशन आती है संगत और असंगत वाली। अब हमने देखा है कि संगत कौन होता है और असंगत कौन होता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी संगति होती है वो वैसा ही व्यवहार करना सीख जाता है, उसी के जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़ें, मतलब तीनों पद एक दूसरे के बराबर है, यानी कि A1/A2 बराबर ही है B1/B2 के और बराबर ही है C1/C2 के, मतलब ये सारी चीज़ें समान है, एक जैसी है, तो इसलिए समान को क्या कहेंगे हम? संगत। क्या बोलेंगे?
संगत। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके आगे जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमारे पास आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो यहाँ पे ये तीनों में कोई समानता नहीं है, यानी कि अगर हम मान लें कि ये दोनों तो समान है, परंतु इनमें फिर अगर ये दोनों समान हो जाएंगे तो ये विरोधाभासी हो जाएगा। ये दोनों हाँ कहेंगे तो ये ना कहेगा, ये ना कहेगा तो ये दोनों हाँ कहेंगे। मतलब इन दोनों में विरोधाभास की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, यानी कि इनमें कभी भी संगति की स्थिति नहीं बन पाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, यहाँ तक आई चीज़ें समझ में। इसके आगे हम लोग आते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ये सिर्फ क्योंकि हमारा इतना सा होता है और इन दोनों में मतलब ये दोनों मेच नहीं खाते। ये अगर अलग बोल रहा है तो ये भी अलग ही बोल रहा है, ये अलग से सेम बोल रहा है तो ये भी सारी सेम बोल रहा है। मतलब इन दोनों में कभी भी, इन दोनों में भी मतलब ये है कि विरोधाभास की स्थिति नहीं होगी। अगर अलग अलग है तो अलग अलग ही होंगे, एक है तो एक ही होंगे, यानी कि ये भी एक जैसे ही देखा जाए तो ये भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यानी कि इसका भी हमारे पास हल प्राप्त होगा, वो हमें संगत प्राप्त होगा, इसका भी जो प्राप्त होगा वो भी संगत होगा, परंतु ये हमेशा असंगत ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पहला प्रश्न था, इस प्रकार के हल हमें इस जो कंडीशन दे रखी है इसके आधार पर हमसे ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन 6 में से किसी भी एक के आने की संभावना हो सकती है। तो हमने यहाँ पे इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, दूसरे प्रश्न, परंतु उससे पहले प्रश्न में जो थोड़ी सी एक गलती हुई है उसको हम यहाँ पे देख लें कि हमने जो तीसरी स्थिति देखी थी, हमने यहाँ पे इसको बता दिया था तिर्यक रेखा, जबकि ये तिर्यक रेखा नहीं होती है, यहाँ पे होती है प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा होती है हमारी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस चीज़ को सही कर लीजिएगा, मेरे द्वारा इसमें गलती हो गई थी कि यहाँ पे ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। तिर्यक रेखा है इस प्रकार बनती है कि दो रेखाओं को एक रेखा कट करती है, यहाँ पे भी कट करती है, यहाँ पे भी कट करती है, इस टाइप से तिर्यक रेखा कुछ होती है। परंतु यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। जो दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है वो AP, यानी कि हमारे पास दे रखा है हमारी पाठ्यपुस्तक के 5 पाठ से, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, यानी कि जैसे AP हमें यहाँ पे दे रखा है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, यानी कि हमारे पास ये है पार्ट 5 का और उसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियाँ वे होती है जिनके कि बीच का सर्वांतर एक जैसा होता है। सर्वांतर भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने मान लिया हमारे पास कोई AP दे रखी है, यानी कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 अप टू डेस मतलब चलती जाएगी अनंत तक, ये भी मान सकते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर एक है, इन दोनों के बीच का अंतर एक है, इन दोनों के बीच का अंतर एक है। यानी कि AP में ये होता है कि जो पद हमें जो AP यानी कि जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है उनके किन्हीं भी दो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का जो दो भी अवयव होते हैं उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। और जिनमें ये सर्वांतर बराबर होता है उसे ही हम कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसी का हम लोग देखते हैं कि अब कि इसका एक मतलब मानक रूप होता है। तो AP का मानक रूप क्या होता है, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो AP का मानक रूप होता है A+D, A+2D, A+3D और A+4D अप टू डेस ये चलती रहेगी। ये हमारी होती है AP यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। और इसकी जो है कि ये इसका एक मानक रूप है, यानी कि इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सर्वांतर जो होता है, ये वाला जो D होता है ये सर्वांतर होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे हम D से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर इसी का एक और एग्जांपल मान लो हम लोगों ने ले लिया 2 4 6 8 ऐसे अप टू डेस चलता जाएगा। इनके बीच का अंतर है 2 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है। यानी कि इसको हम कैसे निकालते हैं, D को निकालने का एक तरीका होता है, यानी कि ये वाला पद है A, ये है A1, ये है A2 और ये है A3, ये है A4 अप टू डेस चलता जाएगा। यानी कि D निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, हमेशा पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करते हैं, इस पीछे वाले में से इसको माइनस करेंगे, इस पीछे वाले में से इसको माइनस करेंगे और DD हमारा निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये D निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। ये हमारा सर्वांतर को अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसे बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो अब हम लोग आते हैं कि इसमें जो हमारे पास प्रश्न दे रखा है उस पर आते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि समांतर श्रेणी कैसे कहते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और कि गणित में हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज़ को हम समझते हैं तो उसकी पहले तो परिभाषा से समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होती है, उसके बाद हम उसके देखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि उसका उदाहरण देखते हैं। वहीं मैथ्स में अगर उस चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन हम लोग करना चाहें तो उसके लिए हमें उसके देखने पड़ेंगे नॉन एग्जाम्पल्स, तभी जाकर हम किसी भी चीज़ को देख कर बता पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है और या फिर ये चीज़ नहीं है, वरना हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी का जो है कि
ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, यानी कि ये दो इसके एग्जाम्पल है। परंतु अगर हमें देखना हो कि नॉन एग्जाम्पल क्या होंगे, तो यानी कि जिनके बीच का अंतर, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो अंतर में जो डिफरेंस आ जाएगा, तो वो समांतर श्रेणी हम उसको नहीं कह सकेंगे। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, या फिर यहाँ पे 20 आ गया। ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें जो आ जाती है, ये रेंडमली कुछ भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उस चीज़ को हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। मतलब उसका प्रॉपर कुछ ना कुछ श्रेणी होनी चाहिए, किसी एक प्रॉपर पैटर्न को वो फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम उसको समांतर श्रेणी की कंडीशन में रख सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं रख पाएंगे। तो ये इसका होगा नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। उसी प्रकार अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पे। हमारा प्रश्न हमें दे रखा है कि एपी दे रखी है हमें 10, 7, 4 का हमें प्राप्त करना है 10वां पद। अब 10वां पद हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? 10वां पद प्राप्त करने के लिए हम इसका, ठीक है, तो अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए, इन्हें मान लो nth पद ज्ञात करने के लिए, या हम कह सकते हैं इसको nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना है। कि कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला में हम लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास nth पद यानी nवां पद, या कोई सा भी पद n की जगह पे हो सकता है 10वां पद, 11वां पद, 9वां पद, 5वां पद। ये वाले पद ज्ञात करने के लिए कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका कौन सा वाला पद ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, या फिर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो an है, an मतलब हमारे पास होगा a10, यानी कि कौन सा पद ज्ञात करना है, n मतलब वहाँ पद, कौन सा पद, तो 10वां पद। तो an की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वहीं हमारे पास a है। अब a मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद, तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद है हमारे पास, यानी कि a बराबर हमें कितना दे रखा है, 10। तो ये a बराबर 10 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, प्लस n बराबर हमें पता है 10 दे रखा है, क्योंकि इसमें हमें ज्ञात करना है कौन सा, 10वां पद। ये 10वां पद, तो ये 10 आ गया, -1 फॉर्मूले में ये। उसके बाद फिर d, तो d का मैंने बताया था, d हमें निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, सर्वांतर होता है। सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, ठीक है, ऐसा हम निकालते हैं। तो a2 हमारे पास क्या है, 7, और a1 क्या है हमारे पास, 10। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 7 माइनस 10, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 7। तो 7 में से a2 में से, यानी कि 7 में से हम माइनस क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, a1 माइनस करेंगे, ठीक है। a1 10 और a2 7 है, ठीक है। ये a1, ये a2, ये a3 अप टू डेस 10th पद तक जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग आते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, फिर यहाँ से -3। तो हम यहाँ पे d की जगह पे क्या रख देंगे, -3, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। a10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10 प्लस ये कितना हो गया, 9, और ये -3, इसका -3 में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का जब हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 10 माइनस 27, क्योंकि यहाँ पे माइनस का भी इसमें इंटू होगा, माइनस प्लस का इंटू होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है -17। तो हमारे पास जो a10th यानी कि 10वां पद an की जो वैल्यू आई हमारे पास, वो कितनी आई है, -17, जो कि ऑप्शन में हमारे पास जी में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -17, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग पहले प्रश्न का तो उत्तर बताना ही भूल गए कि इसके हिसाब से इसका कौन सा था। तो हम लोगों ने देखा था ये कंडीशन किसको फॉलो कर रही थी, इससे क्या हल बन रहा था, ये संपाती रेखा बन रही थी, इससे अंततः अनेक हल आ रहे थे हमारे, ठीक है। इसके बाद फिर चलते हैं हम आगे। तो अब हमारे पास आता है प्रश्न क्रमांक 3। कि ये जो एपी हमारी यहीं पे समाप्त नहीं होती, यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप भी अगर प्रश्न बनेंगे तो और भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी 2 फॉर्मूले और होते हैं, जहाँ पे होता है कि एस बराबर वाला कुछ फॉर्मूला होता है, एल बराबर यानी अंतिम पद वाला होता है, सबके योग वाला फॉर्मूला होता है। परंतु इतना सारा करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो चीज़ें आगे और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे, उसमें हम लोग वो कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दे रखा है द्विघात बहुपद, यानी कि हमारे पास अब है द्विघात बहुपद, यानी कि बहुपद वाले पार्ट से, यानी कि पार्ट 2 से। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पार्ट है वो कौन सा है, पार्ट 2। पार्ट 2 से हमारे पास है, पार्ट 2 का नाम क्या है, बहुपद। हमारे पास क्या है, बहुपद। अब बहुपद यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा, द्विघात दे रखा है, तो ये द्विघात से हमारे पाठ्य पुस्तक में एक 4 पार्ट भी दे रखा है और एक 2 पार्ट भी दे रखा है, परंतु 4 पार्ट के हमारे पास द्विघात समीकरण है। और वहीं पे अगर हम लोग देखें कि 2 पार्ट क्या है हमारे पास, तो 2 पार्ट हमारे पास है बहुपद, या फिर यहाँ पे आ जाता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो हम लोगों के पास आता है, सबसे पहले यही चीज़ क्लियर कर लेते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन खत्म हो हमारा। तो अब हमारे पास यहाँ दे रखा है, मान लो द्विघात बहुपद, और बहुपद को जो इंग्लिश में बोला जाता है, बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है
नोमियल्स, ठीक है, पोलिनोमियल्स। और वही द्विघात अगर समीकरण होगी तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो बहुपद होता है, तो बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, तो बहुपद होता है या फिर द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। ओनली सिर्फ इतना सा ही होता है हमारे पास। ये क्या होगा, द्विघात बहुपद, यानी कि ये बहुपद होगा, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद। वहीं अगर हम लोग द्विघात समीकरण की अगर बात करें, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक में पार्ट 4 दे रखा है, उस हिसाब से अगर हम लोग द्विघात समीकरण की अगर हम लोग बात करेंगे, तो द्विघात समीकरण अलग होगा। द्विघात समीकरण होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसमें आ जाएगा हमारे पास 0। सिर्फ बहुत माइनर सा डिफरेंस अगर यहाँ पे अगर इसके इसमें देखा जाए तो, परंतु वैसे इसमें मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हम लोग देखें, गणित की भाषा में अगर देखें, तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुपद अलग होता है, समीकरण अलग होता है। और यहाँ पे अंतर यही है कि बहुपद और समीकरण, द्विघात तो ठीक है कि दोनों की घात दो दो होगी, त्रिघात होता तो दोनों की पूरे की घात होती 3 होती। वो चीज़ भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। परंतु यहाँ पे हम लोग अंतर देख रहे हैं बहुपद और समीकरण में। बहुपद क्या होता है, हमें समझ में आया कि उसमें बराबर कुछ नहीं होता है। जहाँ पे भी बराबर के इधर भी कुछ हो जाए, बराबर के उधर भी कुछ हो जाए, तो वो हमारी होगी क्या, समीकरण, हमेशा याद रखें। उसके बाद अगर वहीं बराबर नहीं आता है कुछ भी, तो वो हमारे क्या होगा, द्विघात या फिर कोई सा भी बहुपद होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx बराबर c। यानी कि इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो इसका मानक रूप और सर्वमान्य रूप तो यही होगा, परंतु जैसे जब इक्वेशंस आएंगी वो इस फॉर्मेट में भी आएगी, तो उसे हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो बराबर 0 हो ही जाना है, इधर से उधर, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। वो चीज़ें हम लोग आगे जैसे जैसे आती जाएगी हम लोग समझते जाएंगे। बाकी इसको हमें ये याद रखना है कि इसका सर्वमान्य और व्यापक रूप यही है, इसका यही है, ठीक है। परंतु समीकरण और बहुपद में हमें अंतर क्लियर रखना है कि क्या होता है बहुपद और क्या होता है ये समीकरण, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे आते हैं, हमारे प्रश्न पे आते हैं। हमें प्रश्न दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद, या द्विघात बहुपद का मतलब मानक रूप दे ही रखा है कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को शून्य निकालने हैं, ठीक है। तो शून्य यानी कि कोई सा भी जो द्विघात बहुपद होता है, हम लोगों ने इसका मानक रूप देख लिया है जो द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि नाम से स्पष्ट है द्विघात, यानी कि इसकी घात कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो इसके शून्य कितने बनेंगे, 2 ही शून्य किसके बनेंगे, ठीक है। कौन से, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके 2 शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा। वही अगर त्रिघात समीकरण मतलब यानी कि त्रिघात बहुपद अगर हमारे पास होता है तो उसके 3 शून्य निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। परंतु वो चीज़ ठीक है, इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, इसलिए हम लोग उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ अल्फा और बीटा यानी कि द्विघात समीकरण के 2 शून्य के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 शून्य होते हैं क्या, अल्फा और बीटा। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योग पूछा गया है। ये देखिए प्रश्न में पूछा गया है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या होता है, ये होता है -b/a, ठीक है। वहीं अपने एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का मान क्या होता है, तो उसका होता है c/a, ठीक है। यहाँ तक आई चीज़ें समझ में। तो ये हो गए हमारी द्विघात बहुपद, और इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा। और वहीं हमसे पूछा गया है कि बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, वो चीज़ें जैसे जैसे आगे आती जाएगी हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है।